नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू समाचार पत्र में कल आए एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का। आप देखोगे कल द हिंदू में इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। यानी कि जो राइट टू वोट है उसका लीगल स्टेटस क्या है। कहने का मतलब यह है कि क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी कि संवैधानिक आधार है, या वो जो है एक स्टैट्यूटरी राइट है यानी कि जो कानूनी अधिकार है वो ये है। तो आप देखोगे इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेख द हिंदू में आया और हम लोग इसी को लेकर के एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार आप देखोगे इसको लेकर के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जो राइट टू वोट है वो किस प्रकार का राइट है, किस प्रकार का अधिकार है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी कि संवैधानिक अधिकार है, या फिर लीगल राइट है। तो क्या है ये, तो इसको लेकर के हम लोग आज स्थिति क्लियर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि आखिर आज के टाइम में हम राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं या फिर एक लीगल राइट का दर्जा देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक आपको सुनने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आखिर ये टॉपिक क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव के पहले यहां पर जो है मतदाता सूचियों को एक तरीके से क्या है, फिर से पुनः निरीक्षण किया जा रहा है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, SIR, सर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, इसको लेकर के मैंने वीडियो जो है बना दिया है, बनाया था मैंने पहले ही, उसको आप लोग देख सकते हैं एक बार। और आप देखोगे जो बिहार में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया और वहां पर जो आप देखोगे चर्चा हो रही है। और यहां पर ही चर्चा के दौरान इस बात का भी मुद्दा उठा कि आखिर ये जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट है वो एक लीगल राइट है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मुद्दा उठा और इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और इसीलिए द हिंदू में जो इसको लेकर के एक लेख लिखा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप पटना में हैं, बिहार में हैं, और अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पटना का अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर विजिट करके जो हमारा नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है उसकी जानकारी ले सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत जो है हमारे साथ मिलकर के कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेंगे तो आपको 35% तक का जो ऑफ है वो मिलेगा। तो नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है इसको लेकर के अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे पटना के ऑफलाइन सेंटर में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आप सभी के लिए काफी कुछ सुविधाएं जो है उपलब्ध हैं और फीचर्स जो है यहाँ पर आपको उपलब्ध है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मासिक करंट अफेयर्स यानी कि जो मंथली करंट अफेयर्स है उसके पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जो साप्ताहिक समाचार विश्लेषण है यानी कि जो वीकली करंट अफेयर्स का हमारा सीरीज आता है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स आता है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि एक और न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे द्वारा जो है टेस्ट सीरीज जो कि प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है उसकी शुरुआत की जा चुकी है और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जो है ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसमें इसको भी ज्वाइन करके अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो उसको और अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो इन तीन इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अपने अगले जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि राइट टू वोट क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है, इसको लेकर के हम लोग बहस यहाँ पर कर रहे हैं या फिर चर्चा का विषय ये बना हुआ है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो वेरियस टाइप्स ऑफ राइट हैं
उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और यहाँ पर मैं सिर्फ 3 प्रकार के जो राइट्स हैं उसका डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि क्लास में हम लोग डिटेल में इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला तो आपका एक हो जाता है फंडामेंटल राइट, दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और तीसरा क्या हो जाता है, लीगल राइट। तो थोड़ा सा इन तीनों के मायनों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग केसेस हैं उसको देखने का काम करेंगे। तो आप देखोगे एक जो टाइप का प्रकार है वेरियस टाइप्स ऑफ राइट में, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट को हम फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं, या फिर जो 6 प्रकार के राइट्स हैं उसे ही फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि जो हमारा संविधान का पार्ट 3 है और वहां पर जो भी राइट लिखे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट। ठीक है ना। इसीलिए हम पार्ट 3 में दिए गए जो 6 प्रकार के राइट हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट की खासियत क्या है, कि फंडामेंटल राइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। और उसमें क्या कहा गया है कि जो कोर्ट है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। मतलब अगर सरकार इसका उल्लंघन करती है, इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है जो कि अनुचित है, अनरीजनेबल है, तो यहां पर आप देखोगे आर्टिकल 32 ये साफ साफ कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसको इन्फोर्स मतलब कि कानून के माध्यम से भी जनता को लागू दे दिलवा सकता है। तो ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट जो है आप देखोगे कोई भी ऐसा लॉ या फिर ऐसा नियम नहीं बना सकती है जो कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पर लगाता है। ठीक है ना, ये चीजें तो आप सभी ने फंडामेंटल राइट को पढ़ा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 जिसमें जो अधिकार लिखे गए हैं उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है। जो दूसरा राइट का प्रकार है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं जो लिखा होता है संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार का मतलब क्या है कि हमारा संविधान का जो पार्ट 3 है जहां पर क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा है, उसके अलावा जो भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि पार्ट 3 को छोड़ करके बाकी किसी अन्य पार्ट में, किसी अन्य भाग में जो राइट लिखे गए हैं, राइट दिए गए हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर कॉन्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आउटसाइड द पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पार्ट 3 में जो राइट दिए गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। और उसके अलावा जो भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि संवैधानिक अधिकार। अर्थात कि अगर कोई अधिकार जो पार्ट 3 के बाहर दिया गया है हमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा आप देखोगे कि इसको भाग 12 में शिफ्ट कर दिया गया, भाग 12 में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब ये क्या बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसी की तरह फ्री ट्रेड, हमारे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड हो सकता है, आप कहीं भी जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आती हैं। या फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा कर यानी कि टैक्स विदाउट एनी लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ, विदाउट एनी लॉ लगाया नहीं जा सकता। तो इस तरह के जो आप देखोगे राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी है, फ्री ट्रेड है, या फिर नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ है, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि पार्ट 3 में जो राइट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और जो तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे राइट, टाइप्स ऑफ राइट का, वो क्या है आपका, स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार क्या है, देखिए कानूनी अधिकार उन अधिकारों को बोलते हैं जो कानून बनाकर, कोई लॉ बनाकर के हमें दिया गया, और लॉ के द्वारा उस कानून को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, उस अधिकार में जो दिए गए अधिकार है उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। यानी कि एक कानून को बना करके हमें वो अधिकार दिया गया और कानून के द्वारा उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है,
उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट। तो क्या बोला जा रहा है कि दे आर प्रोवाइडेड एंड अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक सिंपल कानून बना करके जो अधिकार हमें दिए गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल राइट। जैसे आप देखोगे राइट टू वर्क अंडर द मनरेगा एक्ट, तो मनरेगा एक्ट के थ्रू हमें क्या दिया गया, काम का अधिकार दिया गया। तो मनरेगा एक्ट है ना, यानी कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया और उसके तहत आपको काम का अधिकार दिया गया, यानी कि ये कैसा राइट है, लीगल राइट है। पार्लियामेंट चाहे तो इस राइट को खत्म भी कर सकती है। या फिर आप देखोगे राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक एक्ट है ना, एक कानून है। और यहां पर आप देखोगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब जंगलों में रहते हैं उनको फॉरेस्ट राइट है ना दिए गए हैं। तो राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, या फिर राइट टू सब्सिडाइज्ड फूड गेनिंग्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आप सभी को पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट संसद के द्वारा पास किया गया और इसमें आपको जो है क्या दिया गया, राइट टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन, यानी कि सब्सिडाइज जो अनाज है वो आपको यहां पर सरकार देती है। तो इस तरह के जो राइट है वो एक कानून को बना करके आपको दिए गए और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीगल राइट। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द लीगल राइट। ठीक है, ये चीजें। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो राइट टू वोट है वो इन तीनों में से कहां पर है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या क्या वह लीगल राइट है। इसको लेकर के काफी जो है दिनों से जो है चर्चा हो रही है कि राइट टू वोट को कहां पर रखा जाए। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि जो अगर आप देखोगे तो हमारा जो संविधान है वहां पर भी वोट के बारे में चर्चा है, एक व्यक्ति के मताधिकार का जो अधिकार है उसकी चर्चा है, और एक कानून है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, वहां पर भी आप देखोगे राइट टू वोट की चर्चा है। और इसीलिए पूरा का पूरा जो है कॉन्ट्राडिक्शन या फिर जो डिबेट है वो यहां पर देखने को आपको मिलता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल जो 326 है अगर हम उसको देखें तो साफ साफ क्या कहता है कि आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एवरी सिटीजन राइट टू वोट, एवरी सिटीजन राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो समझिए इस बात को, तो अनुच्छेद जो 326 है वो साफ साफ कहता है कि हमारे नागरिकों को क्या होगा, वोट डालने का अधिकार होगा। और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, आपके हर व्यक्ति के वोट की कीमत क्या है, एक है। और चाहे आप किसी जाति के हो, धर्म के हो, कुछ भी हो, आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप अगर वोट डालेंगे तो उसकी कीमत क्या मानी जाएगी, एक ही मानी जाएगी। तो यहां पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के लोगों को क्या दिया गया है, मत डालने का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट। और यहां पर ही कहा गया है कि कोई भी जो सिटीजन है भारत का, अगर वह 18 साल से ज्यादा एज का है और अगर उसका नाम जो है मतदाता सूची में है और उसको किसी भी कानून के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या फिर जो इस देश का कानून है उसके तहत उसको अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है तो उसके पास क्या होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, यानी कि क्या होगा, राइट टू वोट। तो ये बातें जो है आप देखोगे आर्टिकल 326 में कही गई हैं। तो इसके अनुसार तो आपको ये लगेगा कि नहीं, राइट टू वोट क्या है आपका, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन आप देखोगे हमारा संविधान क्या कहता है कि राइट टू वोट यानी कि मतदान करने के लिए जो है जो नियम है वो संसद बना सकती है। तो आपका कितना एज होगा, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और संसद ने अपनी इसी शक्ति का उपयोग करते हुए आप देखोगे एक कानून बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, और दूसरा कानून क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो आप देखोगे ये दो कानून ऐसे हैं जो हमारे देश में जो चुनाव कैसे होंगे, कौन मतदान डालेगा, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वोट डालने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको लेकर के क्या करता है, बातें करता है। तो एक तरफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर राइट टू वोट की बात की गई है, दूसरा
कि राइट टू वोट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसको लेकर के एक कानून भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। ठीक है ना। अब इसी एक्ट में आप देखोगे अलग अलग प्रकार के नियमों की बात कही गई है। जैसे अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीपुल एक्ट 1950 की बात करें तो उसका जो सेक्शन 16 है वो साफ साफ कहता है कि नॉन सिटीजन फ्रॉम बिंग, है ना, जो नॉन सिटीजन होंगे यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है वो जो है वोट डालने का अधिकार नहीं रख सकते। नॉन सिटीजन फ्रॉम बिंग इनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल डिस्क्वालीफाइड। तो ये क्या करता है, जो नॉन सिटीजन है उनको जो है मतदाता सूची से बाहर निकालता है। जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कौन कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का सेक्शन 16। उसी तरीके से आप देखोगे जो आरपी एक्ट है उसका जो सेक्शन 16 है ना, सेक्शन 19 सॉरी, सेक्शन 19 वो क्या कहता है कि अगर आप कोई पर्सन जो है 18 साल का है और वो अपने एरिया में क्या है ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तभी उसका नाम मतदाता सूची में आएगा और उसे क्या मिलेगा, वोट डालने का अधिकार। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कहां दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में दिए गए हैं। तो यानी कि ये वो कानून है जो सीधे सीधे जो है कौन मत डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता है उसको लेकर के बातें करता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन 62 है, ये साफ साफ कहता है कि जो प्रिजन में आदमी होंगे, जो लोग प्रिजन में होंगे वो जो है उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना ये चीजें। तो सीधी सी बात है, इस राइट का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जो नियम है, जो योग्यताएं हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वो कहां दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में। तो यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू वोट की बात कर रहा है और एक कानून भी सरकार ने बनाया है जो आपको राइट टू वोट का अधिकार देता है। ठीक है ना। अब इसी के बाद जो है डिबेट शुरू होता है कि आखिर जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर एक लीगल राइट है। और ये क्लियर होता है हमें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के बाद। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस हुए हैं लगातार, शुरू आज का ये मामला नहीं है, आजादी के बाद आप देखोगे उसके बाद से ही इस बात पर डिबेट हो रही है कि राइट टू वोट इज अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है ना ये चीजें। तो आप देखोगे कि हम कुछ कोर्ट के जो रूलिंग है उसको देख लेते हैं और फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि आखिर हमारा राइट टू वोट कैसा अधिकार है। तो आप देखोगे एक केस हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं एनपी पुन्नुस्वामी केस। एनपी पुन्नुस्वामी केस 1952 का ही मामला है। और इस मामले में अगर आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा था कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो एनपी पुन्नुस्वामी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ है उन्होंने साफ साफ कहा था कि मतदान का अधिकार यानी कि राइट टू वोट जो है वो एक वैधानिक यानी कि लीगल राइट है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। और जो इसके लिए कानून बनाया गया है उसकी सीमाओं के क्या है, अधीन है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं, तभी आपको वोट डालने का अधिकार इस देश में दिया जाएगा। और इसीलिए आप देखोगे इस केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू वोट कैसा है, स्टैट्यूटरी यानी कि क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि क्या है, लीगल राइट है। तो ये शुरुआत में जो है 1952 में इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा। आगे चल करके आप देखोगे इस बात को जो है दोहराया गया। जो ज्योति बासु केस था, ज्योति बासु केस 1982 में हुआ, वहां पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को रिपीट किया कि द राइट टू वोट इज नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉमन लॉ राइट बट अ सिंपल स्टैट्यूटरी राइट। यानी कि यहां पर फिर से जो है आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है कि जो मतदान का अधिकार है वो सीधे सीधे क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, वैधानिक अधिकार। क्योंकि एक विधान यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के जरिए जो है आप देखोगे ये अधिकार आपको दिया जा रहा है। तो इन दो केसेस में आप देखोगे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्या मान रहा है
जो राइट टू वोट को एक लीगल राइट या फिर स्टैट्यूटरी राइट। आप लेकिन देखोगे जो पीयूसीएल का एक केस था, पीयूसीएल केस 2003 में, यहां पर आप देखोगे कि जस्टिस पीबी रेड्डी थे, उन्होंने जो है राइट टू वोट को क्या माना, ये तो बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया इसको कि ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या बोल दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि एक संवैधानिक अधिकार है। तो यहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो पिछला ट्रेंड है वो बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर से आप देखोगे अगेन कुलदीप नैयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने फिर से ये कहा कि जो राइट टू वोट है वो क्या होगा, राइट टू वोट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट राइट टू वोट को एक क्या मान रहा है, स्टैट्यूटरी राइट मान रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभी भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक दो केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो छोटी बेंच है उन्होंने कह दिया क्या कि राइट टू वोट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, संवैधानिक पीठ है, वो साफ साफ क्या कह रही है कि राइट टू वोट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट। आगे चल करके आप देखोगे जो लेटेस्ट केस है ना, जो अनूप बर्नवाल का मामला है 2023, उसमें भी आप देखोगे कि कुलदीप नैयर में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, उसको यहां पर दोहराया गया। तो इसके हिसाब से आप देखोगे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो करेंट लीगल स्टेटस है किसका, राइट टू वोट का, इज दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, यानी कि लीगल राइट, यानी कि यह एक वैधानिक अधिकार है या फिर कह सकते हैं क्या है, कानूनी अधिकार है। तो यहां पर आप देखोगे कि अलग अलग जजमेंट जो हम सुप्रीम कोर्ट के देखते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो आपका राइट टू वोट है वो क्या है, कानूनी अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसी तरीके से व्याख्या की है। आगे अगर व्याख्या में चेंजेस होगा तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो राइट टू वोट क्या है, इसको आपको अभी ध्यान में रखना है कि वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा है। तो आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल था वो जिस मेन मुद्दे पर था वो आपको समझ में आया होगा कि राइट टू वोट हमारे देश में कैसा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर एक लीगल राइट है या फिर स्टैट्यूटरी राइट है। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो अलग अलग केसेस मैंने आपको बताए हैं उसके नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, पीडीएफ आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।